नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई की लिखी हास्य कहानी अंधेरा। अंधेरा कितना मधुर तथा आकर्षक शब्द है जो तुरंत ही वास्तविकता की कटुता को दूर करके मनुष्य को कल्पना तथा भावना की दुनिया में ले जाता है, वहाँ जहाँ प्रेम की आनंदमयी घटनाएं अंधेरे के शांतिपूर्ण वायुमंडल में छाया की भांति चलती फिरती दिखाई पड़ती हैं। परंतु कायरों तथा कवियों का भला हो कि ख्वाम अंधेरे को बदनाम कर रखा है। वो नहीं कहते कि प्रेम तथा रोमांस का रहस्य अंधेरा है। वो कैसे? मैं आपको बताए देता हूँ। पहला अंधेरा। तब की बात है कि जब हमारा नया नया विवाह हुआ था और 2-1 बार से अधिक श्रीमती जी का अपने घर जाना नहीं हो पाया था कि एक विचित्र कठिनाई का सामना करना पड़ा। बात असल ये है कि जब नया नया विवाह होता है तो लड़के वाले तथा लड़की वाले दोनों एक प्रकार की मूर्खता में फंसे होते हैं। लड़के वाले कहते हैं कि जब तक लड़की के घर से सचमुच कोई लेने न आ जाए उस समय तक लड़की को उसके मायके न जाने देना चाहिए। अतएव यही हमारे यहाँ हुआ। अगर कभी हमने इस बात का इरादा किया कि लाओ हम घर पहुँचा आए, तो तुरंत ही माताजी ने भयभीत होकर कहा, लो और सुनो, वहाँ से कोई लेने वाला आना चाहिए। अब जनाब इधर तो ये मामला और उधर यानी हमारी ससुराल का ये हाल कि श्रीमती जी की माताजी एक जंगली रिश्तेदार लेने भेजती। वहाँ से आदमी क्या लेने आ रहे हैं, बस ये मालूम हो रहा था कि हम बैठे ताश खेल रहे हैं और हो रहा है शाहकट। तरह तरह की बाजी आ रही है। कभी पान का बादशाह चला आ रहा है तो कभी चिड़ी का बादशाह। खुदा की पनाह, एक साहब आए थे। उन्होंने मफलर को इस जोर से कसकर दाढ़ी चढ़ाने के काम में लिया कि उसमें सिलवटें पड़ गईं जो कभी न गईं। और श्रीमती जी से जो पूछा तो वो बोली कि उन्होंने स्वयं माथे पर बांधा था। एक साहब और एक बार आए तो दंड करने में कुर्सी तोड़ गए। अब प्रकट है कि इस प्रकार के लोग श्रीमती जी की यात्रा में क्या क्या न गत बनाते होंगे। 3rd क्लास में ठूंस कर बेखबर हो जाते हैं। परंतु इधर कोई ढंग का स्टेशन आया नहीं कि पहुंचे ये महाशय झांकने से मना करने। दही बड़े वो न लेने दें, चाय या बर्फ ये न पीने दें। सारांश ये कि इसी प्रकार के झंडूसों के साथ श्रीमती जी को यात्रा करना पड़ती थी। यहाँ तक कि अंतिम बार जो वो इसी प्रकार के ईंट के बादशाह के साथ गईं तो उसके हुआ सिर में दर्द थकावट के कारण और वो महाशय खफा हुए। इन बातों का परिणाम स्पष्ट है। अब जो जाने का मौका हुआ तो कोशिश करके हम स्वयं श्रीमती जी को लेकर पहुंचाने गए। दोपहर का समय था जब हम ससुराल पहुंचे। गर्मी के दिन थे। विवाह के बाद तीसरी बार हम ससुराल पहुंचे थे क्योंकि हमें लेने जाने की भी इजाज़त नहीं थी। नहा धोकर शानदार भोजन किया गया। इसके बाद हम कमरे में पहुंचे श्रीमती जी के। एक मसहरी बहुत बढ़िया बिछी हुई थी। पास ही एक आराम कुर्सी रखी थी। मसहरी पर हम लेट गए और नाजो ने पंखा खींचना शुरू किया। लेटे ही थे कि श्रीमती जी आईं और मुझे सोने की राय देकर चलने लगीं। मैंने श्रीमती जी से कहा कि तुम दरवाजे कमरे के चारों ओर के बंद कर दो। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, झिलमिलियाँ चढ़ा दी और कमरे में एक मनोहर अंधेरा छा गया। एकदम अंधेरा घुप। नाजो बोली कि एकदम अंधेरा हो गया। झिलमिली के महीन महीन छेद से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकलकर श्रीमती जी के चेहरे पर पड़ी और मुझे लगा कि श्रीमती जी का सुंदर चेहरा है कि पारा तड़प रहा है। श्रीमती जी हिली तो रोशनी का भाला आंखों में लगा। उन्होंने आंख बचाकर और मुस्कुराकर कहा, मैं जाती हूँ, ये नाजो पंखा खींचती रहेगी, तुम सो जाओ पड़कर। मैंने इसके उत्तर में कहा, पर्दे भी खींच दो। श्रीमती जी ने पर्दे खींच दिए और नन्हे नन्हे छेदों से रोशनी की चुलबुली और नर्म नर्म किरणें सब की सब लुप्त हो गईं। श्रीमती जी ने दरवाजे का पट आधा खोला। कमरे में एकदम से रोशनी हुई, पर तुरंत ही श्रीमती जी ने बाहर से द्वार उसी प्रकार बंद करके अंधेरा कर दिया। मैं आंखें बंद करके पड़ रहा।
पंखे के हिलने की आवाज़ नेकी के फरिश्ते के अस्तित्व का कायल करती रही और मैं सो गया। मैं सोकर उस समय उठा जब ये समझ में नहीं आता कि सुबह का तड़का है या शाम का झुटपुटा। ऐसा जान पड़ता था कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, परंतु कमरे में पूर्ववत खामोशी थी। पंखा पहले की तरह चल रहा था। ये ससुराल थी, कोई घर तो था नहीं जो टांग पकड़कर खींचे जाते और उठा दिए गए होते। अंधेरा भी पहले ही की भांति था। यद्यपि दरवाजे का एक पट खुला हुआ था, परंतु पर्दा पड़ा हुआ था। फिर शाम वैसे ही हो चुकी थी, अतः अंधेरा पहले ही जैसा था। मैंने सिर उठाकर देखा। सहसा श्रीमती जी का मधुर स्वर बराबर के बरामदे से किसी दूसरे स्वर में उलझता हुआ यानी बातें करता हुआ सुनाई पड़ा। मैंने कान लगाए, सुना। ये दिन भर नाजो तेरे दूल्हा के साथ कमरे में बंद रही? कोई बड़ी बी थी। श्रीमती जी ने कहा, पंखा खींच रही थी। अच्छा, बड़ी बी ने व्यंगमय स्वर में कहा। लड़की, तू पागल हुई है? मैं जगह से उठकर दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। नाजो को इशारा किया कि पंखा उसी तरह खींचे जाए। अब मैंने झांक कर देखा। एक बड़ी बी श्रीमती जी के पास बैठी थी और पंखा अपने को इस प्रकार झल रही थी कि हर दफा स्वयं उनकी नाक बाल बाल बच जाती थी। श्रीमती जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्यों नानी, क्या हुआ? ये वास्तव में पड़ोसन थीं। क्या हुआ? बड़ी बी ने पंखा झलना रोककर श्रीमती जी की ओर घूर कर बड़ी तेजी से 2-3 बार अपनी ठोड़ी और नाक की फुनक छुई और फिर स्वयं ही बोली, कुछ हुआ ही नहीं। खैर, नाजो को ससुराल ले गई थी ना? जी हाँ, श्रीमती जी बोली। ये क्यों? बड़ी बी ने पलंग पर पंखा मारकर श्रीमती जी से प्रश्न किया। श्रीमती जी ने कहा, काम करने के लिए अपना आदमी। श्रीमती जी का इतना कहना था कि बड़ी बी ने तेजी से पान को इस कल्ले से उस कल्ले में किया, चेहरे पर भूकंप के चिन्ह उत्पन्न किए और पंखा पलंग पर पटक कर श्रीमती जी का हाथ पकड़कर झंझोड़कर धीरे से किंतु कड़े स्वर में कहा, अरे कमबख्त, सिर पकड़कर रोएगी। देख लीजियो, ये नाजो एक दिन तेरा ही चूड़ा मूड़ेगी। पुतली है गजब की वह तो, देखती नहीं हूँ तू? उठते उठते तो थिरक जाती है, बाल बाल उसका फड़कता है ना मेरा हसन आखिर को। सहसा ये शब्द सुनते ही मुझे नाजो की ओर देखना पड़ा, ये देखने को कि गजब की पुतली कैसी होती है। उसने तुरंत आंखें नीची कर लीं। उधर श्रीमती जी को मैंने देखा कि बड़ी बी का कहना उन्हें बुरा लगा। क्यों? क्या ये मेरे सच्चे प्रेम का अपमान नहीं था? था और ज़रूर था। फिर भला क्यों मेरी प्यारी पत्नी बुरा न मानती? उन्होंने बड़ी बी से कहा, खुदा के लिए ऐसा न कहिए, आप कैसी बातें करती हैं? कैसी बातें करती हूँ? श्रीमती जी बोली। वे मतलब इन पंक्तियों के लेखक से था। खुदा ना करे ऐसे हों, फिर नाजो सूरत न शक्ल भाड़ में से निकल। बड़ी बी बोली, वो भी कुछ तेज होकर, लड़की, मेरे बाल धूप में सफ़ेद हुए हैं। सांप का बच्चा होता है खसम, सांप पर भरोसा करना ठीक नहीं, चट से काट लेगा। अगर भरोसा किया तो तू भला किस गिनती में है? सचमुच की परियों को छोड़कर चहेतों ने चुड़ैलों को घर में डाल लिया। रह गई सूरत शक्ल तो नाजो की उठती जवानी है। वही दंत से तो लाख दर्जे अच्छी है, जिसने इस्लामी के मियाँ को उल्लू बना दिया। ज़रा होश की तो दवा करो, देखती नहीं है तू? नाजो की आंखों में जहर भरा है, जहर। मैंने तुरंत कनखियों से नाजो को देखा, उसकी जहरीली आंखों को। इतने में सास जी की आवाज़ सुनाई दी और मुझे पूछा तो मैं दबे पांव लपक कर पलंग पर लेट गया। नाजो गर्दन नीची किए पंखा खींच रही थी। मेरी दृष्टि उस पर गड़ गई। यद्यपि अंधेरा था, परंतु मैंने देखा कि नाजो की उठती जवानी है। मुझे इस बात का अब पता चला। उसके सुंदर पर फैले हुए मुंह को देखा,
जो इस कान से उस कान तक चला गया था। मोटे मोटे ओंठ जवानी का गुलदस्ता थे। नाक अवश्य नहीं दिखाई दी, क्योंकि दिन दहाड़े रोशनी में भी उसका देख लेना कबूतर की दृष्टि का काम था। रह गई आंखें तो एक चमक उनकी अंधेरे में फिर देखी। जहर का छलकता हुआ प्याला थी। अव्वल नंबर की चुड़ैल है ये, मैंने मन में कहा। आई वहां से हमारी श्रीमती जी का चूड़ा मूड़ने, मारे जूतों के फर्श कर दूंगा। बहुत देखी हैं ऐसी उठती जवानी की चुड़ैलें और जहरीली आंखों वाली खूबसूरत लड़कियां। इतने में श्रीमती जी ने कमरे में प्रवेश किया। बोली, गजब है खुदा का, सोए चले जाते हो। ये कहकर उन्होंने दरवाजे खोल दिए। मैंने अपनी प्यारी श्रीमती जी के सुंदर चेहरे को देखा। एक फूल था खिला हुआ। दूसरे ही दिन लौट आया। 15-20 दिन के बाद ही श्रीमती जी का पत्र आया कि हमारा जी घबराता है और तुम्हें देखने को जी चाहता है। कोई तरकीब निकालो बुलाने की। यहाँ सिवाय इसके और क्या तरकीब हो सकती थी कि लेट गए लंबे लंबे बनकर। पानी बहुत सा पीकर कै कर दी और रात भर चीखे चिल्लाए। दूसरे दिन पिताजी ने तार दिलवा दिया श्रीमती जी को और एक साहब उनको लेकर आ पहुँचे। मैं नहीं कह सकता कि मेरा क्या हाल था। श्रीमती जी का तांगा कमरे के बाहर रुका, जहाँ मैं बीमार बना हुआ पड़ा था। उनके बूट की मधुर आवाज़ आई है, परंतु प्रश्न ये था कि नाजो भी आई है या नहीं। इसके मिनट भर बाद ही नाजो और नाजो की मालकिन दोनों सामने थीं। मैंने लेटे ही लेटे हाथ उठाया। श्रीमती जी ने मुस्कुराते हुए अपने कोमल हाथों में लेकर उसे दबाया, माथे पर हाथ फेरा। वो नाजो को साथ लाई थीं, इस कारण मेरे दिल में प्रेम की मीठी मीठी पीड़ा होने लगी। यदि वो नाजो को न लाती तो मुझे बेहद दुख होता, कुचल जाता, केवल इसलिए कि मैं समझ लेता कि मेरी प्यारी पत्नी ने मेरे प्रेम की कद्र नहीं की, मुझे सांप समझा। मैं प्रसन्न था, अत्यधिक प्रसन्न कि मेरी जीवन संगिनी को मेरे ऊपर विश्वास है। सारांश ये कि मैं अपनी प्रसन्नता को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी पत्नी प्रेम परीक्षा में सफल हुई। दूसरा अंधेरा। अभागे हैं वे लोग जो अपनी प्यारी प्यारी पत्नियों से सिर के बाल बनवाते हैं या सिर में तेल डलवाते हैं। शाम का झुटपुटा था, दिसंबर का महीना और जाड़ों की शाम। हवा में नमी थी। बाहर बरामदे के सामने मैं कुर्सी पर बैठा था और उठकर भीतर जाने वाला ही था कि श्रीमती जी ने मेरे पीछे पहुंचकर मेरे सिर के बालों में अपनी नर्म नर्म और लचकदार उंगलियों का कंघा किया। सिर के बाल कुरेदकर कहा, खुदा की पनाह, तुम्हारे सिर में कितनी खुश्की है। मैंने बेपरवाही से उठते हुए कहा, रहने दो। परंतु श्रीमती जी बोली, मैं अभी अभी तेल डालूंगी, और ये कहकर मुझे रोका। मुझे सिर में तेल डालने से नफरत है। मैंने इनकार किया, परंतु उधर के आग्रह के आगे एक न चली और श्रीमती जी ने मुझे कमरे में ला बैठाया। मैं कुर्सी पर बैठ गया और मिनट भर बाद ही मेरे सिर में तेल मला जाने लगा। पत्नी से सिर में तेल मलवाते समय एक प्रेमी पति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ इससे बहस नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि अंधेरा होने पर भी बिना रोशनी की सहायता के यही काम होता रहेगा। फिर दुर्भाग्य से तेल खत्म हो गया। मैंने साथ ही अंधेरे की ओर ध्यान दिलाया। श्रीमती जी शीशी लेकर उड़ गईं, अभी आई, ये कहकर तेल लेने शायद माताजी की ओर गईं। मैंने आवाज़ दी कि लालटेन भी, क्योंकि लैंप और लालटेन में तेल भरने और साफ होने के लिए अपने केंद्र पर जाती थीं और संध्या समय तक वापस भी लौट आती, पर उस समय यहाँ न तो लैंप था और न लालटेन। मैं उस समय कमरे में अकेला बैठा था। कमरे के बाहर पेड़ों की डालियां अंधकार में डूब चुकी थीं। सामने का मैदान एकदम काला पड़ता जा रहा था। कमरे में अंधकार का पूर्ण राज्य था। दूर से पक्षियों के अपने घोंसलों में बसेरा लेने के स्वर कान में आ रहे थे। सारांश ये कि अंधेरा अपनी रहस्यमयी चादर में संसार को छिपा रहा था। चारों ओर घोर निस्तब्धता छाई थी। मैं अंधेरे के तिलस्मी असर से मूर्ति की भांति चुप था। अंधेरा क्या था, एक मनोहर कल्पना थी
कि उसमें बहुत जल्द मैं खोता हुआ मालूम हुआ। शरीर की बेकारी और आँख की लाचारी, ये दोनों चीज़ें अंधेरे को सचमुच का तिलस्म बना देती हैं। एक हार्दिक शांति के साथ अधखुली आंखों में नींद लिए हुए मैं बैठा था कि तेजी से बाईं ओर से श्रीमती जी ने कमरे में प्रवेश किया। ये भी मानो उस अंधेरी दुनिया के प्रोग्राम का एक भाग जान पड़ा। अतः मैं चुप का चुप रहा। लालटेन की चिमनी उठाने का खटका हुआ तो जैसे मैं एकदम चौंक पड़ा। एक क्षण के लिए घूमकर मैंने देखा कि श्रीमती जी मेरी ओर पीठ किए बैठी लालटेन जला रही हैं। मैंने कहा, जल्दी करो। लालटेन जल गई। मेरी पीठ की ओर लालटेन थी और मैंने अपनी तथा कुर्सी की विशालकाय परछाई को सामने दीवार पर देखा। मैंने देखा कि दीवार पर श्रीमती जी की परछाई पड़ी। मैंने देखा कि शीशी में से तेल निकाला, शीशी रखी और मैंने बायोस्कोप की तरह परछाई में देखा कि वो मेरे सिर पर तेल पड़ा और मालिश होने लगी। मालिश के शुरू होते ही हाथों की अनिवार्य क्रिया और शरीर की गतिविधि की जो कुछ भी कैफियत सामने दीवार पर परछाई के रूप में मौजूद थी, वो देखने से संबंध रखती थी। इस बायोस्कोप से पूर्ण आनंद लेने के लिए पहले तो मैंने सामने की परछाई को देखकर इसकी कोशिश की कि श्रीमती जी को तंग करूं और अपनी उंगली अपने सिर पर से ले जाकर आंखों के सामने नचाई। मैंने परछाई को देखा कि किस प्रकार मेरा वार खाली गया। मैंने बार बार कोशिश की और बार बार मेरा वार खाली गया। अब मैंने सोचा कि इस तरह मामला ठीक न रहेगा। बेखबरी में इसकी नाक पकड़नी चाहिए। अतः परछाई को गौर से देखता रहा। एक जरा दाहिनी ओर सिर घूमा है तो नाक का सिरा परछाई में दिखाई पड़ा और मैंने लपक कर नाक पकड़ ही तो ली और एक ठहाके के साथ जो घूमा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। ये तो नाजो थी। लज्जा और पश्चाताप के साथ परेशानी, और इसके साथ ही मैंने देखा कि उसके कुरूप और मोटे ओंठों पर एक सेकंड पहले मुस्कान के सारे चिन्ह स्पष्ट थे। उसकी निगाहें नीची थीं और मैं अलग कटा जा रहा था। घबराहट दूर करने के लिए मैंने तफसील पूछी तो उसने बताया कि श्रीमती जी को माता जी ने काम से रसोई घर में रोक लिया और उन्होंने तेल की शीशी देकर कहा कि जल्दी से जाकर रोशनी करके मेरे सिर में तेल लगा दे। मैंने डांट कर कहा, फिर तुझे ये सांप क्यों सूंघ गया था? इसके बाद आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैंने उससे कहा कि भाग जाओ। वो हवा हो गई। मैं अकेला कुर्सी पर बैठा सोच रहा था, कुछ चिंतित और शायद थोड़ा उदास भी, कि इतने में श्रीमती जी आईं और कमरे में रोशनी और जिंदगी फैल गई। श्रीमती जी ने मुझसे पूछा कि नाजो ने ठीक से मालिश की थी या नहीं, और मेरे उत्तर देने के पूर्व ही उन्होंने माताजी के रोक लेने और न आने का कारण बताया। मैंने श्रीमती जी से नाजो वाली गलतफहमी का जिक्र तक न किया, शायद ये सोचकर कि खुदा जाने वो क्या सोचेंगी। मैं जानता था कि उस मनहूस नानी ने बदगुमान कर ही दिया है। मैं यदि कह दूंगा तो बात ख्वाह बढ़ जाएगी, अतः इसको यहीं ख़त्म कर दो। उसके तीसरे दिन इतवार का दिन था। बरामदे के सामने चबूतरे पर कुर्सी पर बैठा हुआ मैं नहाकर तौलिया से सिर सुखा रहा था। नर्म नर्म धूप चटकी हुई थी और बदन में नहाने के बाद धूप बहुत अच्छी लग रही थी। निकट ही बैठी हुई नाजो श्रीमती जी के जूतों पर पॉलिश लगा रही थी। श्रीमती जी कमरे के दरवाजे पर रंगीन पॉलिश कर रही थीं। ऐसा जान पड़ता है कि श्रीमती जी ने मेरे सिर की खुश्की के विरुद्ध जिहाद बोल दिया था। तुरंत नाजो से पुकार कर कहा कि मेरे सिर में तेल डाल दे। ये तो कैसे कहता कि नाजो से अब ये सेवा कभी न लूँगा, अतः कह दिया कि थोड़ी देर बाद देखा जाएगा, ये सोचकर कि तब तक स्वयं श्रीमती जी को फुर्सत मिल जाएगी। श्रीमती जी ने उस दरवाजे पर अपना काम समाप्त किया तो भीतर के दूसरे दरवाजे पर पहुंची। नाजो ने दूसरा जूता शुरू किया ही था कि अस्सलाम वालेकुम कहते हुए रफ़ीक आधम के। नाजो को इस प्रकार मेरी देखरेख में व्यस्त देखकर अंग्रेजी में बोले, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं।
सहसा मुझे उस मनहूस नानी का कथन याद आ गया कि इन आँखों में जहर है, अतः मैंने भी अंग्रेजी में कह दिया, और जहरीली भी। वो बोले, बेशक, मगर ये दिन दहाड़े क्या जोरू पर छंद की लकड़ी फेर दी? मैंने नाजो को सिगरेट के बहाने से भगाया और उनसे धीरे से कहा, बेवकूफ़ हो तुम। रफ़ीक बोले, इस वक्त हम तुम्हारी जगह होते और तुम हमारी जगह तो मेरे बजाय तुम अहमक होते। मैंने पूछा, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने जवाब दिया, बनावट को तो डालो चूल्हे में, अब ये बताओ कि कुछ डोरे भी डाले इस पर। कुछ तो बनावटी और कुछ सचमुच की कड़ाई से मैंने रफ़ीक का उनकी मूर्खता की ओर ध्यान आकर्षित किया, अपनी सच्चरित्रता का विश्वास दिलाया, नाजो को भयानकता की सीमा तक कुरूप सिद्ध किया और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस प्रकार के विचारों को भी मन में स्थान देना व्यर्थ है। रफ़ीक एक ज़िद्दी आदमी ठहरे। उन्होंने तर्कों की भरमार कर दी। एक तरफा विवाद शुरू हो गया। नाजों के ओंठ तथा नाक विवाद का विषय बन गए और उनको दोबारा पान के बहाने से बुलाया गया। वो पान लाई तो रफ़ीक ने उसको इतने गौर से देखा कि परेशानी के कारण उसके हाथ से पानों की थाली छूट पड़ी होती। वो तो चली गई और मैंने दोबारा उसके भद्दे तथा कुरूप चेहरे पर रोशनी डाली और खुले शब्दों में श्रीमती जी के होते हुए उसको सुंदर या कम सुंदर मानने से इनकार कर दिया। परंतु रफ़ीक ने बहस का पहलू बिल्कुल ही निराला लिया। उन्होंने मेरे सारे तर्क ये कहकर रद्द कर दिए कि पत्नी की और किसी अन्य स्त्री की तुलना ही एक सिरे से गलत है। कारण ये कि पत्नी तो अपनी है ही। स्पष्ट है कि मेरी सारी दलीलें एकदम रद्द हो गईं। नाजो के मुकाबले में अब कोई दूसरा मौजूद ही नहीं था, अतः ये मानना पड़ा कि नाजो बस ठीक है। जब ये तय हो गया कि ठीक है, तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब किया क्या जाए। मैंने कहा कि कुछ न किया जाए, और रफ़ीक ने जोर दिया कि केवल उनकी खातिर, केवल उनके कहने से, केवल उनकी फरमाइश पर कम से कम ये तो जांच लेना आवश्यक है कि आखिर तो वह मिरासिन है ही, बदमाश भी है कि नहीं। वो इस तरह की किसी मौके पर उससे कुछ कहा जाए। क्या कहा जाए वो भी मुझे रफ़ीक ने बता दिया और मुझसे पक्का वादा ले लिया। इसके दूसरे तीसरे दिन रफ़ीक मिले। पूछने लगे कि नाजो से कहा भी कि नहीं। मैं सचमुच भूल ही गया था। फिर मैंने सोचा तो अनुचित जान पड़ा। सोचा कहीं श्रीमती जी से कह दे तो और जान मुसीबत में पड़ जाएगी। अतएव मैंने रफ़ीक से कारण बतलाए। उन्होंने खफा होकर मुझे एक फटकार सुनाई और कहा, तुम बड़े नातजुर्बेकार हो। ये कहकर फिर मुझसे पक्का वायदा ले लिया। इसके चौथे ही दिन एक विचित्र घटना घटी। तीसरा अंधेरा। दिसंबर का महीना था और महावट की रात। नन्ही नन्ही बूंदें बाहर वृक्षों पर गिर गिर कर राग गा रही थीं। शीतल पवन का तेगा रुई और ऊन को काटता हुआ जाकर हड्डी के गूदे पर बोलता था। बला की सर्दी थी। कमरा चारों ओर से बंद था। श्रीमती जी ने खिड़की खोलकर बाहर देखा और मुझे भी दिखाया। घनघोर घटा छाई हुई थी। हवा साएं साएं कर रही थी। बंगले के सामने दूर तक जंगल और खेत के दृश्य एक भयानक अंधकार में डूबकर रह गए थे। अंधेरे के भयानक दानव का राज्य था। बड़ी भयानक और अंधेरी रात थी। वही लोग इस अंधकार का अनुमान कर सकते हैं जिनका कमरा मकान से बिल्कुल अलग हो और उसका रुख जंगल की ओर हो। श्रीमती जी ने इस भयानक अंधेरे को देखकर एक फुरहरी लेकर कहा, खुदा की पनाह, और खिड़की बंद कर दी। मज़ा ये कि अभी शाम ही थी, 10 भी नहीं बजे थे। इतने में नाजो खाना लेकर आई। कुछ सर्दी के कारण श्रीमती जी के सिर में दर्द था, अतः श्रीमती जी ने खाने से इनकार कर दिया। खाने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं काढ़ा पीऊँगी। 16 बादामों को पीसकर छटांग भर मक्खन में मिश्री मिलाकर घोट घाट कर बघार कर पिया जाए तो सिर का दर्द जाता रहता है। मुझे खाना खिलाकर नाजो हरीरा तैयार करने गई।
और इधर मैंने छोटी मेज़ अपने सिरहाने रख कर उस पर लैंप रखा और तकिए से लगकर क्लास की एक किताब पढ़ने लगा। श्रीमती ने पहले तो कसकर अपने माथे पर रुमाल बांधा और फिर अपने पलंग का पर्दा धीरे से उठाकर कि कहीं हिलने से दर्द न पड़ जाए, लिहाफ में अच्छी तरह सिमट कर लेट गईं। रात का सन्नाटा था। बाहर से हवा की तेजी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था मानो वृक्षों तथा अंधकार में युद्ध हो रहा है। मैंने श्रीमती जी की ओर देखा पर्दे की जाली से। उनका चेहरा गतिशील था और प्रकाश उनके गंभीर तथा पवित्र चेहरे पर नाच रहा था। कितनी खामोशी से लेटी हुई थीं। 5 मिनट भी मुश्किल से बीते होंगे कि श्रीमती जी ने कहा, तुम जोर से मत पढ़ो, हमारे सिर में दर्द होता है। मैं श्रीमती जी का कोई अपना संबंधी तो था नहीं जो इस बात पर खफा हो जाता। मैं तो पति था। गुनगुनाकर धीरे धीरे पढ़ रहा था। अतः जवाब में मैंने बिना श्रीमती जी की ओर देखे हुए कहा, हश, परंतु फिर भी आज्ञा का पालन करते हुए और भी धीरे धीरे पढ़ने लगा। इस तरह कोई 5 मिनट भी न बीते होंगे कि लैंप की बत्ती बोली भक। श्रीमती जी चौंक पड़ी और बोली, अरे! मैंने धीरे से जरा लैंप की बत्ती को कम किया। श्रीमती जी ने अपने तकिए पर कोहनी टिकाकर लैंप की ओर से कुछ निराश होकर कहा, ये लैंप बुझ जाएगा। बुझ जाने दो, मैंने बेपरवाही से कहा और फिर किताब की ओर आकृष्ट हुआ। श्रीमती जी भी पूर्ववत लेटी रहीं। इतने में नाजो हरीरा लेकर आई। मैंने श्रीमती जी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। श्रीमती जी समझ गईं। मुस्कुराकर बिगड़कर कहने लगी, फेंक दूंगी प्याला। मैंने कहा, खुदा के वास्ते ये दवा है, इसे पी लो। वो हंसी को रोकती रहीं और धीरे धीरे पीना शुरू किया। मैं बार बार श्रीमती जी की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी नज़र लग जाएगी, ये लो। ये कहकर बाकी बचा हुआ हरीरा मुझे दिया। मैं सचमुच इसकी राह देख रहा था। मैंने ले लिया और इधर प्याला मुंह से लगाया है कि लैंप की बत्ती फिर से बोली भक। इस बार ऐसे कि श्रीमती जी सचमुच उछल पड़ी। मैंने फिर बत्ती कम कर दी। लैंप अब खामोशी से जल रहा था। श्रीमती जी के सिरहाने जाली में नाजो बैठी श्रीमती जी का सिर दबा रही थी, पर 2 बार बत्ती कम करने के कारण रोशनी कम थी। मैंने धीरे से बत्ती को जरा तेज किया। लैंप पूर्ववत खामोशी से जलता रहा। लैंप खामोशी से कोई 15 मिनट जलता रहा। श्रीमती जी की आंखें बंद थीं। एकदम से लैंप जोर से भभका। श्रीमती जी उछल पड़ी। लैंप ने अब खूब भभकना शुरू किया। मैंने बत्ती कम कर दी तो उसने फुरहरियाँ लेनी शुरू की। नन्ही नन्ही फुलझड़ियाँ छोड़कर दीपक राग गाने लगा। अब जो मैं बत्ती और कम करता हूँ तो वह ज्यादा होती जाती है। भक भक करके इंजन की तरह लैंप ने अंतिम सांस ली और एक लपक के साथ बुझ गया। अंधेरा घुप। श्रीमती जी ने नाजो से कहा, कमबख्त, ला जल्दी दिया सलाई की डिबिया। मेरे तकिए के नीचे दिया सलाई मिली नहीं। नाजो सामने अलमारी से दिया सलाई की डिबिया लेने गई। दिया सलाई का मिलना बहुत आसान था। अलमारी के ऊपर के तख्ते पर बाएं हाथ को जहां गिलास रखा रहता है उससे जरा हटकर बिस्कुट के डब्बे के पास ही 4-5 चीज़ों के बीच कहीं न कहीं दिया सलाई की डिबिया भी रखी है। और मान लीजिए कि वहां न मिली तो नीचे वाले तख्ते में होना तो आवश्यक है। अब श्रीमती जी नाजो को दिया सलाई के पते पर पते देती हैं, परंतु उस अंधी को दिया सलाई मिलती ही नहीं। और इधर अंधेरे के कारण श्रीमती जी का जी है कि उल्टा आता है। अंधेरे का ये हाल कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। मैंने तीसरे पहर स्वयं दिया सलाई अलमारी में रखी देखी थी। यहाँ तक कि इस अंधेरे में भी मुझे लग रहा है कि जैसे वो रखी है। श्रीमती जी ने और मैंने जब देखा कि अंधी नाजो को दिया सलाई नहीं मिलेगी तो इधर मैं उठा और उधर वो नाजो को कोसती हुई उठी। श्रीमती जी ने अंधेरे में मुझसे कहा, तुम किधर हो? और ये कहती हुई मसहरी से उठी। मैंने कहा, ये क्या हूँ, इधर। श्रीमती जी रेंग कर टटोलती हुई आगे पहुंची और कुर्सी बीच में पड़ी थी उससे उलझकर गिरी। एक तो सिर में दर्द,
फिर अंधेरे की तकलीफ और दिया सलाई न मिलने की झुंझलाहट, इस पर इस तरह गिरना। मेरा कर्तव्य आप समझ सकते हैं कि क्या था। मैं लपका उन्हें संभालने। उधर नाजो ने देखा कि उसकी मालिका गिरी और उफ करके गिरी, अतः वह बेचारी भी श्रीमती जी को सहारा देने या उठाने को बढ़ी। परंतु अंधेरा तो जनाब अंधेरा ही होता है। परिणाम ये कि श्रीमती जी के धोखे में अंधेरे में मुझसे श्रीमती जी के बजाय नाजो पर स्नेहपूर्ण हाथ फिर गया, और साथ ही श्रीमती जी झल्लाकर उठी ही थीं, उन्होंने नाजो समझकर दिया मेरी पीठ पर एक घूंसा कसकर, ये कहते हुए कि कमबख्त को दिया सलाई ही नहीं मिलती। उधर मेरे सहायक हाथों से नाजो एक करके उछल गई और मैं श्रीमती जी का घूंसा खाकर चिल्लाया, पगली कहीं की मैं हूँ। श्रीमती जी के मुंह से निकला अरे, और अंधेरे में हम दोनों के ठहाकों से कमरा गूंज गया। श्रीमती जी का मारे हंसी के बुरा हाल था। किधर हो तुम? उन्होंने हंसी को रोकते हुए कहा। ये क्या हूँ? मैंने कहा। खुदा के वास्ते दिया सलाई, इस कमबख्त को मिलती ही नहीं दिया सलाई। इतना कहकर श्रीमती जी स्वयं अलमारी की ओर बढ़ गईं। कुछ खटपट की आवाज आई और फिर दिया सलाई के बक्स की मनोहर आवाज। इस कमबख्त को दिया सलाई ही नहीं मिलती थी, ये लो, कहकर श्रीमती जी ने दिया सलाई देने को मेरी ओर हाथ बढ़ाया। बेवकूफ़ी तो देखिए कि स्वयं न जलाई, क्योंकि दूसरे हाथ से बिस्कुट का डिब्बा और ग्लास आदि संभाली थीं। अब यथार्थ ये है, और मैं सच कहता हूँ, कि घोर अंधेरे के कारण आंखों में तो तारे नाच रहे थे और अधिक से अधिक खाली छाया की भांति श्रीमती जी और नाजो का अस्तित्व स्याही में एक कल्पना की भांति डोल रहा था। उधर श्रीमती जी ने मेरी ओर दिया सलाई वाला हाथ बढ़ाया और दिया सलाई सचमुच मेरी ऐनक के पास पहुंची, परंतु मुझे खबर नहीं, और मैंने जो उधर से दिया सलाई लेने को हाथ बढ़ाया तो दुर्भाग्य तो देखिए कि वो पहुंचा नाजो के कान के आसपास, और कान की मालिका श्रीमती जी को समझकर मेरे नालायक हाथ ने लगे हाथों कान के पश्चिमीय दिशा के जंगल में विचरने का विचार ही किया था कि कान तो था नाजो का, अतः उसने एक दबी और घुटी हुई के साथ मेरे हाथ को जो तेजी से झटका, तो श्रीमती जी का हाथ दिया सलाई और ऐनक को उड़ाता हुआ चला गया। अरे मेरी ऐनक! बौखला कर मैंने अपनी नाक टटोलते हुए कहा। चुड़ैल कमबख्त, ये क्या हुआ? श्रीमती जी के मुंह से निकला। मैंने कहा, हिलना मत अपनी जगह से, नहीं तो मेरी ऐनक की खैर नहीं, खड़ी रहो ज्यों की त्यों। श्रीमती जी नाजो पर बरस पड़ी। अरे कमबख्त, ये तूने इतने जोर से क्यों हाथ चलाया? अंधी कहीं की आई वहां से पटेबाजी करने। अरे बोलती क्यों नहीं चुड़ैल? अंधेरे में कोई हाथ नचाता है ऐसे? क्या बात थी? मैं उधर अपनी ऐनक टटोल रहा था। श्रीमती जी बोली, तुम क्या ऐनक ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, वो तो मैं समझी ही थी, अंधेरे में अक्ल भी खो बैठे। अरे पहले दिया सलाई देखते। मैंने कहा, तुम स्वयं बिल्कुल मूर्ख हो, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, दिया सलाई भी मिल जाएगी तो क्या छोड़ दूंगा उसे? ये तो मैं भी जानती हूँ, पर दिया सलाई इधर कहाँ हो सकती है? ऐनक को छोड़ो और उधर देखो दिया सलाई को। किधर हो? गिरे अब तुम भी उलझ कर। नाजो से, किधर गई कमबख्त? देख रही है बीच में से कुर्सी नहीं हटा देती। उधर कर दे, ये इधर, तू मत ढूंढ कुछ। अब दुर्भाग्य देखिए कि श्रीमती जी के कुर्सी बताने की भूल थी या उस अंधेरे में स्वयं नाजो का अंधापन। कुछ भी हो, मैं झुका हुआ था और जिसे उसने कुर्सी समझा वो मैं ही था। अतः नाजो ने कुर्सी के धोखे में अब पकड़ी मेरी नाक, परंतु जिस प्रकार जलते तवे को आदमी छूते ही नहीं बल्कि छूने से पहले ही छोड़ देता है, या हाथ आप ही आप उछल जाता है, इसी तरह नाजो के साथ हुआ कि मेरी ठोड़ी पर जोर का एक घिस्सा लगा। अरे! मेरे मुंह से निकला, परंतु साथ ही मुझे दिया सलाई मिल गई और जल्दी से मैंने दिया सलाई खींचकर मानो दिन कर दिया। दिया सलाई मेरे हाथ में थी और उसकी रोशनी श्रीमती जी और नाजो पर पड़ी। दोनों की आंखें चौंधियासी गईं। मैंने दिया सलाई के बुझते हुए प्रकाश में नाजो के चेहरे को देखा, जबकि उसने मेरी ऐनक उठाकर दी।
उसकी आंखों में श्रीमती जी की पड़ोसिन नानी वाला जहर सा दिखाई दिया। श्रीमती जी ने दिया सलाई का बॉक्स मुझसे लेकर दूसरी दिया सलाई खींचकर मोमबत्ती में लगा दी और दिन हो गया। अंधेरे की रहस्यपूर्ण कालिमा में प्रकाश के भाले लगे और कमरा उस मध्यम प्रकाश में आलोकित हो उठा। श्रीमती जी ने नाजो को भीतर लालटेन लेने को भेजा और मैं अपने पलंग पर बैठकर सोचने लगा। मेरे कान में उन बड़ी बी के शब्द गूंजते प्रतीत हुए। क्या मैं सचमुच सांप हूँ जो मौका पाते ही डस लूँगा? क्या नाजो की उठती जवानी इतना आकर्षण रखती है कि मैं अपनी प्यारी पत्नी को छोड़ बैठूंगा? लाहौल वाला कुव्वत, कहाँ आकाश, कहाँ पाताल, कहाँ मेरी अनुपम सुंदरी श्रीमती जी और कहाँ ये कुरूप नाजो। अंत में मैंने ये निर्णय किया कि श्रीमती जी की पड़ोसन नानी की बच्ची कहीं की एक लड़ाने वाली कुटनी मालूम होती है, बल्कि है सचमुच। दूसरे दिन की बात है कि मैं अकेला कुर्सी पर बैठा पिछली रात की घटनाओं पर विचार कर रहा था। अंधेरे की गड़बड़ सड़बड़ में जो कुछ भी साधारण घटनाएं घटी थीं वह होती ही रहती हैं, पर श्रीमती जी से मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। अब इस समय सोच रहा था कि कह दूं या नहीं। कोई बात तो है नहीं कहने की कि श्रीमती जी के धोखे में नाजो का कान मरोड़ दिया या नाजो ने कुर्सी के धोखे में मुझे खींच लिया। फिर ख्याल आया कि कहीं नाजो ने स्वयं कह दिया तब क्या होगा। इस ख्याल से जी को कुछ बेचैनी सी हुई। कहने को तो मैं फौरन कह देता, उसी समय कह देता, पर मुझे एक ख्याल था, वो ये कि श्रीमती जी की मुंह लगी पड़ोसिन ने क्या मेरे और नाजो के बारे में श्रीमती जी से नहीं कह दिया था। और अब मैं डर रहा था कि एक ज़रा सी घटना भी श्रीमती जी को कहीं से कहीं पहुंचा देगी और व्यर्थ ही उनके मन को ठेस लगेगी। मैं इसी चिंता में डूबा था कि भाई रफ़ीक आ गए। खूब मौके से आए, मैंने मन में कहा, और तुरंत उनको पिछली रात के अंधेरे में हुई दिलचस्प घटनाएं सुनाईं। वो खूब हंसे और मैं भी खूब हंसा। मुझे उन्होंने राय दी कि श्रीमती जी से भूलकर भी इसका जिक्र न किया जाए, बल्कि स्वयं नाजो को भी चुपके से मना कर देना चाहिए कि वो भी श्रीमती जी से न कहे। इसके बाद ही नाजो के विषय में और बातें होती रहीं। मामला असल में ये पेश था कि इसका पता लगाया जाए कि वो कहीं सचमुच बदमाश तो नहीं है। नाजो को बुलाया गया। उसको गौर से देखकर बिल्कुल ही एक नए कोण से उसके चेहरे को देखने की रफ़ीक ने फरमाइश की और इसका मैंने पक्का वादा किया। रफ़ीक बहुत जल्द चले गए, परंतु नाजो से वो बात कहने का कड़ा तकाजा कर गए। रफ़ीक तो चले गए, परंतु अब मैं इस फिक्र में था कि नाजो से ज़रूर कह देना चाहिए कि अंधेरे की गलत फहमी की बात श्रीमती जी को बताकर उनको दुख न पहुंचाना। मैं इसी फिक्र में था कि एक सुनहरा मौका हाथ आ गया। श्रीमती जी रसोई घर में थीं और उन्होंने नाजो से कहा कि वो मेरे तकिए के नीचे से कुंजी ले आए, जबकि मैं तकिया लगाए उस समय पलंग पर लेटा था। नाजो आई और पास पहुंचकर ज़रा ठिठक कर रह गई। मैंने कारण पूछा तो उसने काम बताया। दोनों हाथ मेरी किताब से घिरे हुए थे, अतः मैंने सिर उठाया कि कुंजी निकाल ले। वो सिरहाने से कुंजी निकालने के लिए झुकी। दुर्भाग्य से उसका चेहरा उस नए कोण से मुझे दिखाई दिया जो रफ़ीक ने बताया था, अतः मैंने देखा कि उसका चौड़ा मुंह इस तरह देखने से बिल्कुल चौथाई रह गया। नाक के अस्तित्व को अलग स्वीकार करना पड़ा और बड़ी बड़ी आँखें लंबी लंबी पलकों की चिलमन में बहुत सुंदर प्रतीत हुईं। उसने कुंजी निकाली तो मैंने झट से एक हाथ से किताब छोड़कर जंजीर पकड़ ली और उससे कहा, सुन तो, रात के अंधेरे की गड़बड़ का तूने कह तो नहीं दिया? एक हाथ से वो कुंजी पकड़ी थी और दूसरा सिरा मेरे हाथ में था। उसने जवाब देने में संकोच किया तो मैंने धीरे से कुंजी की जंजीर झटक कर कहा, अरे कमबख्त, कहीं कह मत देना। ये सुनकर वो मुस्कुराई और कुंजी उसने ज़रा खींची तो मैंने छोड़ दी। उसने जाते जाते दरवाजे पर पहुंचकर घूम कर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने घूंसा दिखाया, खबरदार कहना मत।
वो चली गई और मैं अपने जीवन के पहले अनुभव से एक अजीब घबराहट और परेशानी में एकदम पड़ गया। बदन के रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं श्रीमती जी से ये सब बातें जाकर न कह दे। तन बदन में पसीना सा आ गया, दिल धड़कने लगा। ऐसे अवसर पर कि मैं अभी बदहवासी की ही हालत में था कि श्रीमती जी की आवाज़ बरामदे के मोड़ पर सुनाई दी। मैं सन से हो गया। या अल्लाह, क्या नाज़ो ने सब जाकर कह दिया? तेज़ी से श्रीमती जी के पाँव की चाप सुनाई दी। किस तेज़ी से? शायद गुस्से में भरी आ रही हैं। शायद कह दिया सब कुछ नाज़ो ने। बस मैं क्या कहूँ कि मेरा क्या हाल था। दिल हिल गया, सांस रुकती हुई सी प्रतीत हुई। अब क्या होगा? ये सोचकर मैंने जल्दी से किताब रखकर रज़ाई में मुँह छिपा लिया। पैर की आहट चारपाई के करीब हुई, बिल्कुल पास आकर रुक गई। मैं सचमुच सन्नाटे में आकर रज़ाई के भीतर सुन्न होकर रह गया। मैं इसी सन्नाटे में था कि श्रीमती जी ने एकदम से ज़ोर से मेरा सिर रज़ाई में दबा दिया। हड़बड़ाकर मैंने रज़ाई से सिर निकाला। उनकी हंसी की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, सो रहे थे तुम? ला हौल वला कुव्वत। मैं किस ख्याल में था। उनके चेहरे पर तो वही स्वाभाविक प्रसन्नता थी। मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दिल को संतोष हुआ कि सब कुछ भय था। नाज़ो ने कुछ नहीं कहा। चौथा अंधेरा। शाम ही को मैं अनुभव कर रहा था कि ये बड़ी खराब बात हुई। एक तरह से मैं नाज़ो के वश में हूँ। हर समय का डर लगेगा कि कहीं वो कह न दे। तबीयत उलझ कर रह गई। प्रश्न ये था कि अब करना क्या चाहिए। ख्याल आया कि स्वयं कह दूं सब कुछ, पर हिम्मत न पड़ी। ये निश्चय हो गया कि नाज़ो सीधी लड़की है, उसने कुछ न कहा होगा न कहेगी। दूसरे दिन की बात है, एक दोस्त के साथ शाम को टहलने जाने लगा। श्रीमती जी कहने लगी कि ज़रा मैं भी मामा के घर जाऊंगी। मैं जब टहलकर लौटा हूँ तो सड़क छोड़कर खेतों खेतों हो लिया, इस तरह कि अपने कमरे के सामने जाकर निकलूं। झुटपुटे का समय था। जंगल तथा खेतों में बड़ी तीव्र गति से अंधेरा दौड़ता है। देखते देखते संध्या की स्याही सारे संसार में फैल गई। वृक्ष बढ़ते हुए अंधकार में दानव से दिखने लगे। खेतों तथा घास पर हरियाली की जगह स्याही दौड़ गई। चारों ओर आकाश पर स्याही की चादरें उठती मालूम हो रही थीं। मैं घर के पास ही पहुंचा कि सामने मामा जी के बंगले से मैंने देखा कि कोई तेजी से निकला। नहर का नाला तेजी से पार किया और तेजी से मेरे घर का रुख किया। लिबास तो साफ नहीं दिखाई पड़ा, पर मैं जान गया कि कौन है। श्रीमती जी थीं, अकेली। मैंने मन में कहा कि लेना चाहिए इन्हें अंधेरे में, ऐसा डराऊं कि याद करें। दोनों बंगलों के बीच 3-4 खेत का फासला है, या फिर विस्तृत अहाते का मैदान, इसमें और मिला लीजिए। मैं तेजी से दौड़कर बाएं हाथ के खेत में घुस गया और अब मैंने पहचान लिया कि वही हैं। लाल रंग की साड़ी पहने हुए थीं। मैंने तुरंत पहचान लिया। वो खेत की मेड़ पर तेजी से आ रही थीं। मैं दाहिनी ओर खेत में छिप गया। बजाय मेड़ से होकर आने के उन्होंने खेत का कोना काटा और बिल्कुल ही मेरे निकट से होकर निकली। इतने निकट से कि मैंने लाल साड़ी के आंचल को अपने चेहरे के सामने से उड़ते हुए देखा। पलक झपकाते में एक हौ के साथ उछलकर मैंने दोनों बाहों में उन्हें कसकर जकड़ लिया। उधर से एक चीख और इधर मेरे मुंह से ठहाके की आवाज़ निकली। तब कहीं आकर मुझे पता चला कि जिसको मैं इस बेतकल्लुफ़ी और आज़ादी तथा मजबूती से अपने हाथ में जकड़े हूँ, वो श्रीमती जी नहीं बल्कि नाज़ो है। ला हौल वला कुव्वत। मैंने उसको एकदम से इस प्रकार छोड़ दिया कि वो धम से गिर पड़ी और इधर मैं आश्चर्यचकित। वो उठी, मैं उसके बराबर आया। कुछ परेशानी के साथ दबी हुई जबान से मैंने कहा, खुदा के वास्ते नाज़ो, इसका जिक्र मत करना। ये साड़ी तूने कैसे पहन ली? वो बोली, मुझे आज ही दी है। मैंने कहा, मुझे धोखा हो गया। तू कहाँ जा रही है? वो क्यों नहीं आई? हम दोनों घर की ओर जा रहे थे। वो बोली, मुझे जल्दी से भेजा कि कमरे में रोशनी कर दूं और कह दूं कि वो ज़रा देर से आएंगी। 2-4 कदम मैं चुप रहा। कह नहीं सकता उस समय मुझे नाज़ो का साथ क्यों अच्छा लग रहा था।
यद्यपि इसका आप विश्वास रखें, मेरे मन में कोई भी बुरा भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। मैंने उससे कहा, तू डर गई सचमुच? डरा दिया आपने। तू क्या समझी? मैंने मन में प्रसन्न होकर कहा। मैं समझी न जाने कौन है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तूने कह दिया श्रीमती जी से तो बस ये समझ ले कि खैर नहीं है तेरी। कहेगी तो नहीं? नहीं, उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा और वो तेजी से चली। मैं जानबूझकर धीमा पड़ गया। वह कुछ आगे हो गई। सहसा मुझे ख्याल आया कि वह जो रफ़ीक ने कहा था बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना कह दूं इससे। अतएव सुन तो कहकर मैं लपका। पास जो पहुंचा तो ज़बान लड़खड़ा गई। सब भूल गया कि क्या कहूं और कैसे कहूं। हकलाया जा सही तो विवश होकर कुछ और कहने की जगह फिर वही बात कही, यानी कहेगी तो नहीं। इसका उत्तर उसने कुछ आज़ादी से और हंसते हुए कहा, नहीं कहूँगी। मैंने कहा, अच्छा, और वहीं का वहीं खड़ा रह गया, जिसमें कि नाज़ो आगे निकल जाए। फिर धीरे धीरे टहलता हुआ, न जाने किस चिंता में डूबा हुआ, अंधेरे में ईंटों और गड्ढों में होता हुआ कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था और लैंप जल रहा था। मैं कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद करके सिर पकड़कर लेट गया और एक सोच में डूब गया। सवाल ये था कि अब मैं नाज़ो के बिल्कुल बस में आ गया। यदि बिगड़ गई तो तुरंत कह देगी। क्यों ना मैं खुद श्रीमती जी से सब कह दूं? मैं नहीं कह सकता कि कितनी देर इसी विचार में डूबा रहा। मैं सो सा रहा था कि श्रीमती जी के बूट की तेज किंतु मधुर तथा नपी तुली आवाज़ के खटके से जाग उठा। दरवाजे में श्रीमती जी ने प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई। तेजी से चलने के कारण रोशनी में चेहरा तमतमा रहा था और लाल वस्त्र ने चेहरे पर आग सी लगा दी थी। इसके साथ ही नाज़ो भी उसी रंग में दाखिल हुई। वो श्रीमती को लेने वापस चली गई थी। दोनों पारी पारी इस प्रकार सामने आईं कि मुझे मालूम हुआ कि परियों के साथ चुड़ैलें भी होती हैं। लाहौल वला कुव्वत। श्रीमती जी तेजी से निकली, क्षण भर के लिए घुसलखाने में चली गईं। और अब जो मैं नाज़ो को देखता हूँ तो कितनी सादगी और तमीज़ के साथ उसने खाने के लिए मेज़ को हटाया है। मेरी ओर आंख उठाकर देखा तो अपने को मुझे देखता पाया। इसके अनुभव ने शायद उसे कुछ परेशान सा कर दिया, अतः वह तेजी से चली गई। 3 दिन के ख्याल और उलझनों ने मुझे न जाने किस परेशानी में डाल दिया। हर समय नाज़ो के मामलों की फिक्र में उलझा सा रहता, उलझ कर रह गया। मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल था। और इसके साथ साथ एक ट्रेन विचारों की आती थी। ये कब का तय हो चुका था कि श्रीमती जी की सूरत शक्ल से कुछ बहस नहीं, नाज़ो कुरूप बिल्कुल नहीं है। फिर वैसी भी एक ऐसी नौकरानी है कि नामुमकिन है कि कोई ऐसी सभ्य और आज्ञाकारिणी, बल्कि कुछ कुछ मोहिनी भी हो सके। वो कमरा और हर चीज़ ठीक रखती है, कपड़ों पर ब्रश करती है और हर चीज़ को रखती है। सुना करते हैं कि रईसों के यहाँ नौकरानियाँ सभ्य, साफ सुथरी और आकर्षक होती हैं। सचमुच वही मामला यहाँ है। मानो हम रईस हैं, कम से कम देखने में तो वही शान नज़र आ रही है। अब एक और मज़ा देखिए कि रफ़ीक से इस आखिरी गलतफहमी का कुछ जिक्र न किया। जो बात वो कहलाना चाहते थे उसके बताने का किस्से से संबंध नहीं, पर इसकी चिंता थी। दिन में दर्जनों मौके मिलते थे और अब तो इतनी हिम्मत थी कि मिनट भर को भी मौका मिले तो कह दूं। दिन में 10 बार मौका मिलता, परंतु कोई बात न कही जाती, अतः वही बात कह देता कि कहना मत। अतएव एक दिन नाज़ो खड़ी रज़ाई को पलंग पर जमा रही थी कि मैंने फिर कुछ कहना चाहा, परंतु आखिर को यही कहा, श्रीमती जी से मत कहना। बार बार सुनकर वो भी शायद तंग आ चुकी थी। कुछ उसकी तबीयत भी मौज में होगी, अतः उसने मुस्कुराकर कहा, कह दूंगी। मैंने ये सुना और सहसा मेरी आंखों के सामने उसके चेहरे की मुस्कुराती हुई शरारत क्या से क्या मालूम हुई। और तो कुछ नहीं, मैंने इसकी दाद इस तरह दी कि कमबख्त कहकर उसकी पीठ पर एक घूंसा दिया जोर से, और वो हंसती हुई आह
कहकर दोहरी हो गई। मार दिया जोर से, हंसते हुए उसने शरारत से कहा। कह दूंगी सब कुछ। मैं इतनी सी बात से इतना घबरा गया कि सीधा कमरे से भागा, ये देखने को कि श्रीमती जी कहाँ हैं। दौड़कर दूसरी ओर से घर में गया। श्रीमती जी घर के काम में व्यस्त थीं। कह नहीं सकता कि मुझे ये देखकर कितना इत्मीनान हुआ कि वो कमरे से कितनी दूर और बेखबर थीं जब मैंने नाजों के घूंसा मारा है। अफसोस कि ये एक परिणाम का प्रारंभ था। 5वां अंधेरा। मैं यारों के साथ 4 दिन की छुट्टी में दिल्ली जा रहा था। इस बीच में न जाने कितनी बार नाजों के घूंसे लगा चुका था। ले देकर यही भौंडा मजाक मुझे आता था। रफ़ी कई बार तकाजे कर चुके थे, परंतु जो कुछ वो चाहते थे वो कहने की अब तक तो मुझे हिम्मत न पड़ी थी, और अब तो ऐसा मालूम होता था कि हम फिजूल डरते हैं। आखिर डर की इसमें बात ही क्या है? श्रीमती जी ने पूछा कि कब लौटेंगे, तो कह दिया था कि अमुक तारीख को दिन के 2 बजे वाली गाड़ी से आएंगे। ये बिल्कुल झूठ कहा था, यद्यपि उससे पहले रात ही को 1:30 बजे वाली एक्सप्रेस से आना तय था। ये चालाकी से कहा था। अब इसकी फिक्र थी कि नाजों को अपने आने का ठीक समय बता दिया जाए, पर किस तरह, कैसे और किन शब्दों में, यही समस्या सामने थी। दिन भर इसी फिक्र में रहा। बात करने का मौका तो मिला, परंतु सब बातों के कहने का मौका न मिला। यहाँ तक कि शाम हो गई। श्रीमती जी घर में बैठी दही बड़ों के लिए पिट्ठी फेंट रही थीं और बेतरह व्यस्त थीं। मैं उठकर बाहर चला कि श्रीमती जी ने फिर मेरे सिरहाने से रसोई घर की अलमारी की कुंजी मंगाई। मैं दरवाजे की चौखट पर पहुंच ही चुका था, अतः तेजी से बाहर निकल गया और हवा की तरह लपक कर पहुंचा। तुरंत लालटेन बुझा दी और अपने बिछौने पर रजाई ओढ़कर लेट गया अंधेरे में। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं क्षण गिन रहा था कि नाजो आई। लालटेन कौन ले गया? उसने मानो अपने आप से कहा और ये कह खटपट करती लौट गई, परंतु फिर तुरंत ही आई। मेरा कलेजा बल्लियों उछल रहा था। सीधी वो मेरे सिरहाने टटोलती हुई आई। उसका हाथ मेरे तकिए के नीचे आया ही था कि मैंने अपना हाथ अंधेरे ही में श्रीमती जी से मत कहना कहते हुए उसकी ओर बढ़ाया। वो कुछ चौंक सी पड़ी। मैंने हाथ से उसको अपनी ओर घसीटा तो वो बल खाकर मेरी ओर आ गई, परंतु अपना सिर बिल्कुल दूसरी ओर कर लिया। मैंने उससे कांपते हुए स्वर में कहा, परसों रात को 2 बजे वाली गाड़ी से आऊँगा, कचहरी वाले कमरे। इतना कहकर मैंने उसको अपनी ओर घसीटना चाहा जोर से, पर वो जोर करके कुंजी लेकर निकल गई। मैं एकदम से तड़प कर उठा, जल्दी से लालटेन जलाई और परेशानी दूर करने को एक गिलास ठंडा पानी गले में उड़ेल लिया। कुछ देर टहलते रहे, फिर तबीयत की घबराहट दूर करने के लिए बड़े इत्मीनान से लालटेन को धीमी करके और लैंप जलाकर मेज़ के पास किताब लेकर बैठ गया। मगर जनाब, कहाँ का पढ़ना और कैसा पढ़ना, किन किन विचारों में डूब गया और कहाँ से कहाँ पहुँचा। दुर्बलता जीत गई, हृदय भर आया, मनुष्यता को अपने केंद्र से डगमगाते हुए पाया, यहाँ तक कि मेरी किताब पर टप से एक आंसू गिरा। मैं तकलीफ से व्याकुल हो गया। अपनी प्रिय पत्नी के अमर प्रेम के दर्द की हृदय में खटक का अनुभव किया। वो जो मेरे प्रेम में डूबी हुई है, वो जिसने मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, वो जिसका अस्तित्व मेरे लिए संसार में सबसे बड़ी चीज़ है, मैं उससे सब बातें क्यों न कह दूं। अतएव बहुत जल्द ये निश्चय कर लिया कि अभी अभी सब कुछ कह दूंगा। दिल को एकदम से शांति प्राप्त हुई, चित्त प्रसन्न हो गया। उठकर भीतर गया तो श्रीमती जी को दही बड़े बनाने में बुरी तरह व्यस्त पाया। 10 बजे की गाड़ी से जा रहा था। चलते चलते इरादा किया कि कह दूं, परंतु रुक गया। श्रीमती जी ने फिर पूछा कि कब आओगे, तो बिना सोचे समझे वही जवाब दिया जो पहले दिया था, क्योंकि अब इरादा भी वही था। श्रीमती जी का चेहरा बेहद दिलचस्प और बेहद गंभीर मालूम दिया जब मैंने कहा कि अच्छा विदा, सलाम वालेकुम। हम दोनों बड़े जोश के साथ एक दूसरे के गले मिले और मैं विदा हो गया।
छठा अंधेरा। दिल्ली पहुंचकर क्या आवश्यक काम किए गए, यहाँ इसके वर्णन की ज़रूरत नहीं। ये कहिए कि धमा चौकड़ी में सोचने तक का मौका न मिला। परंतु दूसरे दिन रात गए जब सोने को लेटा तो विचित्र विचित्र ख्यालों में डूब गया। किसी ने कहा है कि अंधेरे में पत्नी का प्रेम बहुत सताता है और उसका ख्याल बहुत आता है। कमरे में उस समय बहुत अंधेरा था और श्रीमती जी की बहुत याद आई। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय किया कि भूल अपनी है या फिर उस मिरासिन की बच्ची की खुद की धूर्तता। अब जो हुआ सो हुआ। अब इस नागवार सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए। वैसे तो ज़बानी ये होने से रहा और उस समय जोश भी था। ख्याल आया कि अभी अभी खत लिखना चाहिए, सारा हाल शुरू से आखिर तक लिख देना चाहिए कि नाजो वास्तव में अव्वल दर्जे की बदमाश है। सुबह खत डाक में डाल दिया जाएगा और शाम को 4 बजे पहुंच जाएगा। दूसरे दिन हम खुद पहुंच जाएंगे। अतएव ये निश्चय करके उठा, बत्ती जलाई और एक ऐसा लंबा चौड़ा पत्र लिखा कि मन हल्का हो गया। 2 बार उसको पढ़ा और फिर बंद करके रख लिया कि सुबह तड़के ही इसको डलवा देंगे। दिल को इत्मीनान हो गया और सो गया। रात को एक स्वप्न देखा। क्या देखा ये नहीं बताया जा सकता। सुबह आँख खुली तो स्वप्न का ख्याल करते हुए यही ज़रूरी मालूम हुआ कि खत डलवा दिया जाए। अतएव होटल के नौकर को खत दिया कि मैनेजर साहब से टिकट लेकर जल्दी से जल्दी छोड़ आओ और स्वयं गुसल खाने में चला गया। अब गुसल खाने से जो निकला तो क्या देखता हूँ कि यार लोग कमरे में खड़े सिर जोड़े मेरा खत पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही एक ठहाका लगाया। गुस्सा मुझे भला कैसे आता, या कहिए कि आने कब दिया जाता। खत पढ़ा जा चुका था। मैंने नैतिकता पर भाषण देते हुए खत छीन लिया। एक ने कहा, यार बड़े घुटे हुए निकले। दूसरे साहब बोले, अकेले ही अकेले। एक और महाशय कहने लगे, हो ना अहमक। क्यों? मैंने पूछा। जोरू चांद गंजी कर देगी आए वहां से चोचले में। क्या ये समझते हो कि जोरू इस खत को पाकर खुश होगी? मैंने कहा, क्यों नहीं? वो बोले, जरूर। इस शब्द पर बहुत जोर दिया। तुम्हें इतनी अक्ल ना आई कि भाई अगर गलती हुई और सचमुच मामले को दबाना है तब ये सब झगड़े खड़े करने से आखिर क्या फ़ायदा? मामला ख़त्म कर रहे हो या शुरू? दूसरे साहब बोले, मामले को यहीं ख़त्म कर दो, नहीं तो। क्या नहीं तो? नहीं तो ये कि ये खत पाते ही जोरू साहिबा जूतियों में दाल बांटना शुरू कर देंगी और न अब्बा से पिटवाया हो तो मेरा नाम नहीं। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैंने कहा। ठीक कह रहे हैं मियाँ, घर से निकाले जाओगे इन बातों पर। वो खत मिलते ही नाजो को मारेगी और फिर बात छिपी नहीं रहेगी। नतीजा फिर समझ लो। अतएव इस प्रकार जो दोस्तों ने समझाया बुझाया और सारा हाल मालूम किया और फिर मसखरेपन के बाद ये सलाह दी कि मामला चूल्हे में झोंको और किस्सा ख़त्म करो। अतएव इस किस्से को ख़त्म किया। मालूम हुआ कि सचमुच भूल कर रहा था, परंतु खत जेब में रखा रहने दिया। दिल्ली से चलने की राय हुई तो मैंने कोशिश की कि इस तरह रवाना होना चाहिए कि उस समय पहुँचे जिसका श्रीमती जी से वादा था, परंतु और साथी न माने और रवानगी वही रही कि रात को 2 बजे पहुँचे जिसका नाजो से वादा था। अकेले भला कौन जाने देता? लाचारी थी। मेरा बिस्तर आदि सब एक और महाशय के होल्डॉल में था। इसी प्रकार दूसरा सामान भी दूसरों के सूटकेसों में था। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ था। रात के 2:30 बजे होंगे जब मैं बंगले के अहाते में पहुंचा। विभिन्न विचार मस्तिष्क में चक्कर लगा रही थी। तांगे को फाटक से ही विदा किया और सीधा अपने कमरे में पहुंचने की नीयत बांधकर धीरे धीरे सोचता हुआ चला। रात अंधेरी थी, कड़ाके की सर्दी थी, परंतु हवा बंद थी। चारों ओर घोर निस्तब्धता छाई थी और अंधकार में बंगले का दृश्य एक टीले के समान दिखता था। इधर उधर पेड़ एक असाधारण स्याही में लिपटे हुए अंधकार के संतरी बने खड़े थे। मैं गले में ऊनी मफलर लपेटे हाथों को सर्दी से बचाने के लिए
पतलून को जेबों में डाले सोचता चला जा रहा था। जो कुछ भी हो चुका था वो तो मानो ख़त्म कर ही चुका था, पर सवाल ये था कि वो बदमाश यानी नाज़ो की बच्ची क्या सचमुच मेरे आदेशानुसार कचहरी वाले कमरे में सो रही होगी? देखना चाहिए। फिर सोचा कि मारो गोली। जब उस स्थान पर पहुंचा कि या तो अब सीधा अपने कमरे की ओर रुख करूं या फिर बाएं हाथ को घूमकर कचहरी के कमरे को देखूं और बताऊं एक डांट कसकर नाज़ो को। अतएव उस स्थान पर पहुंचा तो मानो आप ही आप रुक गया। खड़ा रहा कुछ देर। कभी सोचता कि मारो गोली और मरने दो उसे, कभी ख्याल होता कि उसकी बदमाशी की पुष्टि के लिए तो कम से कम कुछ करना चाहिए। इस पसोपेश में 2-4 सेकंड बीते कि एकदम से कदम कचहरी वाले कमरे की ओर बढ़ गए। तय हो गया कि देखना चाहिए। बरामदे के निकट पहुंचा हूं तो पेड़ों की छाया ने अंधकार को और भी सघन कर दिया था। हाथ को हाथ न सूझता था। बरामदे में धीरे से चोर की तरह पहुंचा। अंधकार और निस्तब्धता में कमरे की ओर बढ़ने से हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। धीरे से कमरे के द्वार को जो छुआ तो तन बदन में सनसनी दौड़ गई। हृदय बल्लियों उछलने लगा क्योंकि वो बजाय नित्य की भांति बंद होने के खुला हुआ था। मतलब ये कि नाज़ो अंदर है। अब इसकी पुष्टि हो गई कि वो बदमाश है और स्पष्ट है कि जब मतलब पूरा हो गया और जिस बात को चाहता था उसका पता लग गया तो अब लौटना चाहिए। मगर जनाब, जब आदमी की शामत आ जाती है तब अक्ल भी साथ नहीं देती। अतः ये ख्याल किया कि लाओ देख लें। कमरे में सिर डालकर देखा। बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। दिल की धड़कन के अतिरिक्त और कुछ न सुनाई दिया। अंदर धीरे से प्रवेश किया। दाहिनी ओर घूमकर आगे बढ़ा और सोफे को धीरे से टटोलकर जो देखा तो रजाई। क्या अब भी संदेह की कसर थी? परंतु नहीं, वापसी असंभव थी और पुष्टि जरूरी। परिणाम ये हुआ कि मैंने रजाई जो थोड़ी सरकाई तो सोने वाली ने लंबी सी सांस लेकर एक करवट ली और मेरे मुंह से एक अद्भुत रहस्यमय स्वर में कांपती हुई आवाज निकली, नाज़ो, नाज़ो। रजाई को अलग करते हुए वह उठकर बैठी और साथ ही मैं नाज़ो कहता हुआ जो सोफे पर बैठने को हुआ तो या खुदा! अंधेर। सच कहता हूँ कि इससे पहले न तो मैंने कभी बम का गोला छूटते देखा था और न मैं स्वयं तोप में भरकर दाग दिया गया था और न कभी किसी बारूद के साथ भग से उड़ जाने का संयोग हुआ था। सारांश ये कि ये पहला संयोग था। दुर्भाग्य कहिए, हिमाकत कहिए या फिर होनी कहिए कि नाज़ो कहते हुए मैं शायद बैठने को हुआ था कि जनाब एक तूफान के साथ भूकंप सा आया, जोर का धमाका हुआ। बस ये प्रतीत हुआ कि सोफा और कमरा सबका सब उड़ गया। या मेरे खुदा, अंधेरा नहीं, बिल्कुल सचमुच का अंधेरा हो गया। श्रीमती जी की चीख थी कि बम का गोला। धमाके के साथ साथ लपट भी थी। यानी ये वास्तविकता थी कि श्रीमती जी के हाथ में अब बिजली का जेबी लैंप था जिसका प्रकाश मेरे मुंह पर था और मैं धमाके से बौखलाकर कह रहा था, खत खत। मगर तौबा कीजिए, इसके बाद क्या हुआ अब ये मेरी प्रार्थना पर गुप्त ही रहने दीजिए, क्योंकि सच मैं बताऊंगा नहीं और झूठ से फ़ायदा क्या। हाँ, अनुमान लगाने के लिए इतना बताया जा सकता है कि 5वें अंधेरे में नाज़ो कमबख्त के धोखे में स्वयं श्रीमती जी से भेंट हुई थी। नाज़ो से नहीं, बल्कि श्रीमती जी से ही। मैंने नाज़ो समझकर कहा था कि श्रीमती जी से मत कहना। उपसंहार। यहाँ इससे बहस नहीं कि नाज़ो निकाल दी गई और ना इससे बहस है
कि इसके बाद से ऐसी भयानक शक्ल वाली नौकरानियां देखने में आ रही हैं कि मेहमानों ने बच्चों को साथ लाना छोड़ दिया है कि कहीं बच्चे डरकर या सहमकर मर न जाएं। और न यहाँ हम इसका जिक्र करना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो पहले चुड़ैलों के कायल नहीं थे, हमारे यहाँ नौकरानियों को देखकर वे चुड़ैलों और भूतों के कायल हुए। बल्कि यहाँ तो वर्तमान परिस्थिति का रोना है। नाजो तो कहीं की कहीं पहुंची, लेकिन सितम तो देखिए कि आजकल खुल्लम खुल्ला नकटी और कान खुथरी नौकरानियों की भी दिन रात इस तरह खोज रहती है कि सब जानते हैं कि इनके यहाँ इस प्रकार की नौकरानियों की बड़ी आवश्यकता है। लोग हंसते और हमसे कारण पूछते हैं, और जो भूले से कहीं हमने कह दिया कि आखिर ये क्या सितम है जो खुल्लम खुल्ला इस तरह की भयानक सूरत वाली नौकरानियां तलाश कर रही हो, तो इसका जवाब एक व्यंग के साथ मिलता है, और नहीं तो आपके लिए परियां मंगवाऊंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई की लिखी हास्य कहानी अंधेरा। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।